बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोषों की विवेचना कीजिए। भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहाँ तक हुआ है? यानी जो वैदिक काल में जो प्रचलित शिक्षा थी उसके मुख्य दोष आपको बताना है, और भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहाँ तक हो चुका है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उत्तर में आप क्या लिखेंगे? वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे, आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक कालीन में जो शिक्षा थी उसमें दोष क्या था, उसमें गलतियाँ क्या थी। ठीक है, अब देखिए, पहला था धर्म के अत्यधिक महत्व दिया गया था। धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया था, यही जो है उसका फर्स्ट रीजन था वैदिक काल में। अब इसके बारे में हम पढ़ लें तो वैदिक शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था धार्मिक विचारों से प्रभावित होती थी। शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी धार्मिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। छात्र प्रायः धार्मिक ग्रंथों तथा कर्मकांडों का अध्ययन करते थे। धर्म पर आधारित इस शिक्षा व्यवस्था ने शैक्षिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यही कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में बहुत पीछे रह गया। यूँ तो आज हम आध्यात्मिक विकास के स्थान पर भौतिक विकास के लिए अधिक प्रयत्नशील है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर समान बल दिए जाए। लेकिन वैदिक काल में क्या था, धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है ना, आध्यात्मिक चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाता था, प्राकृतिक और सामाजिक चीज़ों पर ध्यान ज़्यादातर नहीं दिया जाता था। ठीक है, सेकेंड है स्त्री शिक्षा का अभाव था। सेकेंड क्या है? स्त्री शिक्षा का अभाव। यानी यूँ तो वैदिक काल के प्रारंभ में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु बाद में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। ऋषियों के गुरुकुलों में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, और बाद में ऐसा लगने लगा कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है। आज संसार के प्रायः सभी देशों में स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, और लोकतंत्रीय देशों में तो उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है, जैसे कि हमारा भारत देश है। ठीक है, अब थर्ड की बात करें हम, तीसरा दोष क्या था? तो शूद्रों की शिक्षा का अभाव था। यानी जो शूद्र थे उनकी जो है शिक्षा का अभाव था। किसमें? वैदिक काल में। तो वैदिक काल में शूद्रों के हे दृष्टि से देखा जाता था, बहुत भिन्न भाव से देखा जाता था। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजों यानी जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्यों को ही दिया जाता था। शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। शिक्षा पर प्राप्त न होने के कारण शूद्रों की शिक्षा इस काल में पूर्ण रूपेण उपेक्षित रही, जो उनके प्रति घोर अन्याय का परिचायक था। यानी कि इन पे जो है घोर अन्याय, हम कह सकते हैं कि घोर अन्याय हुआ था वैदिक काल में शूद्रों पर। ठीक है, अब बात करें चौथी की, शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यह व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। उस पर गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो सका, जन शिक्षा का संप्रत्यय विकसित नहीं हो सका, और स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। आज की परिस्थिति में तो किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है, और हमारे देश भारत में आज भी सबके लिए शिक्षा को समान अवसर का नारा बुलंद है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बात करें हम पांचवे की, पांचवा इसका गलती क्या थी, इसका दोष क्या था? तो पांचवा था आपका जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था चुने हुए वर्ग के लिए थी। इस काल में जन सामान्य की शिक्षा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा हुई, और संस्कृत पर ध्यान केंद्रित करने के कारण संभवतः जन सामान्य अपना शैक्षिक विकास करने में असमर्थ रहा। सांसारिक जीवन की उपेक्षा क्या थी? तो सांसारिक जीवन की जो उपेक्षा थी ये थी, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था, जिसके फलस्वरूप जीवन के व्यवहारिक कर्तव्यों के लिए व्यक्ति को तैयार करने पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के कारण व्यक्ति सांसारिक जीवन को एक बोझ मानने लगे, और इस प्रवृत्ति के कारण वैदिक युग में लौकिक प्रवृत्ति का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। ठीक है, बात करें सातवें की, सातवां दोष क्या था? तो लोक भाषाओं की उपेक्षा करना। यानी वैदिक काल में केवल संस्कृत में अध्ययन और अध्यापन का प्रचलन था, लोक भाषाओं का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं था। यानी इसके फलस्वरूप लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई तथा वे प्रगति न कर सके। ठीक है, अब रटने पर अधिक बल दिया जाता था।
ये भी एक दोष का कारण है। वैदिक काल में मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, अतः समस्त ज्ञान स्मरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। गुरुकुलों में भी शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था। उस काल में उसी व्यक्ति को योग्य माना जाता था जिसे धर्म, दर्शन, नीतिशास्त्र और अन्य अनुशासनों एवं क्रियाओं संबंधी श्लोक कंठस्थ होते थे। लेकिन आज भी क्या था, लेकिन आज भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हो चुका है कि न तो उसे सूत्र रूप में संजोया पिरोया जा सकता है और न ही उसे रटकर कंठस्थ किया जा सकता है। आज तो स्मरण की अपेक्षा समझने पर अधिक बल दिया जाता था, ठीक है, जाता है। आज जो है स्मरण की जो है अपेक्षा समझने पर अधिक बल दिया जाता है, यानी याद करने की अपेक्षा जो है समझने पर अधिक बल दिया जाता था। और डेफिनेटली आपकी बात सत्य है कि यदि आप समझते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि चीज़ें समझ आती है, यहीं पे आप पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि वैदिक काल में क्या क्या दोषें थी, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे शिक्षा पर क्या दोष था, ठीक है ना, जाति प्रथा कैसी थी वहाँ पे, मतलब आप सारी चीज़ें वहाँ पे शिक्षण व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें आप जो है लिख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। अब है 9 नंबर क्या है, शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि। शारीरिक जो परिश्रम था, शारीरिक जो श्रम था, मेहनत था, उसके प्रति हे दृष्टि, हीन भाव से देखना। इसमें क्या था, तो इसमें वैदिक शिक्षा में शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि परिलक्षित होती है। यद्यपि गुरुकुलों में छात्र अपने कार्य स्वयं करते थे, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका शारीरिक श्रम के कार्यों से कोई संपर्क नहीं रहता था। वस्तुतः उच्च वर्ग के छात्रों तक शिक्षा के सीमित रहने के कारण शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि का भाव रहता था। तो ये था इसका हे भाव की दृष्टि। अब 10वां है आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भांति कोई निश्चित आर्थिक अनुदान नहीं मिलता था। ये राजा, महाराजा और धनी लोगों की कृपा पर निर्भर करते थे। उस काल में सभी गुरुकुलों के छात्र भिक्षा मांगने जाते थे। उस समय के गुरुकुलों की आय का मुख्य स्रोत था, यानी भिक्षा ही उस समय के गुरुकुलों के छात्रों का मुख्य स्रोत था। कुछ विद्वानों का मत है कि भिक्षाटन से 2 लाभ होते थे। एक तो गुरुकुलों की व्यवस्था चलती थी और दूसरे छात्रों में विनम्रता आती थी। परंतु आज की स्थिति में न तो भिक्षाटन से विद्यालय की व्यवस्था की जा सकती है और न छात्रों की विनम्रता विकसित की जा सकती है, ठीक है। इससे तो छात्रों में हीन भावना का विकास होगा और यही कारण है कि आज शिक्षा की व्यवस्था के लिए वित्त व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व समझा जाता है। आज यदि आप मान लीजिए स्कूल में टीचर है और आपसे कह दिया जाए कि आप बच्चों से कहिए कि जाकर भिक्षा मांग कर लाओ, तो कोई भी बच्चा नहीं जाएगा या उसके घर के गार्जियन भी नहीं भेजेंगे उसको भिक्षा मांगने के लिए कि स्कूल का कार्य आगे की तरफ बढ़ता रहे, ठीक है। 11 नंबर क्या है कि नवीन धर्मों के प्रति है दृष्टि। जो नए धर्म आते थे उनके प्रति हे दृष्टि से देखते थे, ठीक है ना। अब ये में इसमें क्या था कि ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा व्यवसाय पर आधिपत्य कर लेने के उपरांत उन्होंने धर्म का सहारा लिया तथा शिक्षा को जटिल बना दिया। वैदिक धर्म के प्रति जन सामान्य की अरुचि के फलस्वरूप बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक शिक्षा में संलग्न ब्राह्मणों ने इन धर्मों का कसकर विरोध किया, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत विरोध किया। किसने? वैदिक धर्म के लोगों ने। परंतु जटिल कर्मकांड व संस्कृत भाषा पर आधारित वैदिक शिक्षा जन सामान्य के लिए महत्वहीन हो गई और तथा वे नवीन धर्मों तथा उनसे जुड़ी शिक्षा प्रणाली की ओर आकर्षित होने लगे। अब 12 नंबर क्या है, ये आपका 12 नंबर है आपके सामने कि विचार स्वतंत्रता का अभाव। इसमें क्या था, तो विचार स्वतंत्रता का अभाव में ये था कि यद्यपि वैदिक काल के प्रारंभ में नवीन विचारों का आदर किया जाता था, परंतु कालांतर में शिक्षा के धर्म पर आश्रित हो जाने के कारण विचार को स्वतंत्रता का अभाव हो गया और धार्मिक ग्रंथों की लिखी बातों को पूर्णतया सत्य तथा विचार विमर्श से दूर माना जाने लगा। और इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप रूढ़िवादिता तक अंधविश्वासों का प्रादुर्भाव हुआ, जो समाज की प्रगति के लिए घातक सिद्ध हुआ। भारत की आधुनिक शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा में
व्याप्त दोषों का निवारण किया जा चुका है। और वर्तमान में ये सारी विचार यानी 12 तक हमने कर लिए हैं। अब इसमें जो है भारत की जो आधुनिक शिक्षा है इसमें वैदिक कालीन शिक्षा में व्याप्त जो दोष थे उनको निवारण किया जा चुका है। वर्तमान में शिक्षा सभी के लिए है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। इस प्रकार प्रत्येक धर्म तथा जाति के लोगों को भी शिक्षा का समान अधिकार है। शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में किसी प्रकार का भेदभाव करना कानूनन अपराध है। और वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था करना राज्य तथा केंद्र सरकारों का कार्य है, जो शिक्षा के लिए विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करती है। वर्तमान में रटने पर कम बल दिया जाता है तथा समझने पर अधिक बल दिया जाता है। और वैदिक काल में जो है रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। शारीरिक श्रम का भी ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए व्यायाम तथा खेलकूद की भी व्यवस्था अभी आधुनिक विद्यालयों में की जाती है। जैसे आप जो है स्काउट गाइड देखे होंगे, एक 8 तक होता है, ठीक है ना। इस तरीके से पीटी पीरियड भी कराया जाता है। ये सारी चीज़ आप लोग भी किए होंगे, ठीक है। विद्यार्थियों को आज अपने विचार रखने तथा नए विचारों को ग्रहण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और जिनका उनका विकास हो सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में वैदिक कालीन शिक्षा में व्याप्त दोषों का निवारण काफ़ी हद तक किया जा चुका है। हम ये कह सकते हैं कि 90% तक किया जा चुका है। किसी प्रकार का भेदभाव अभी इस फिलहाल में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, ठीक है ना। इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये थे इस प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है चीज़ों को, और हेडिंग आप समझ लीजिए, एक बार माइंड में फिट कर लीजिए, आप बिल्कुल जाके क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे आसानी से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।